हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं सितंबर मंथ का 18 सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर के एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। प्रीवियस 107 टॉपिक हम प्रीवियस 17 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम देखेंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में, देन जानेंगे इकोलॉजिकल नीके क्या होता है, अभी हाल ही में चर्चा में रहा सोबा के बारे में भी देखेंगे कि ये क्या होता है। एक मैप बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आज हम जिब्राल्टर स्टेट के बारे में चर्चा करेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आज हम इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से संबंधित है, जिसमें आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये लॉन्च की गई थी इन 2015 में एज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत। ये इम्प्लीमेंट की जाती है बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि NSDC के द्वारा। इसका जो एम है ट्रेन करना 40 करोड़ पीपल इन इंडिया इन डिफरेंट स्किल्स बाय 2022। इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि ये 2015 में इसको फ्लैगशिप स्कीम के रूप में लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा, और ये इम्प्लीमेंट की जाती है NSDC के द्वारा। और थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि बाय 2022 तक इसको 40 करोड़ पीपल को डिफरेंट स्किल्स में ट्रेन करना है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा D 1, 2 एंड 3। अब देख लेते हैं इसका अभी रिसेंट कॉन्टेक्स्ट क्या रहा। अभी प्राइम मिनिस्टर ने जो पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप होते हैं उनके लिए स्किलिंग सेंटर लॉन्च किए हैं अंडर द PM कौशल विकास योजना के अंतर्गत। PM कौशल विकास योजना ये 2015 में लॉन्च की गई थी एज अ फ्लैगशिप अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत। ये इम्प्लीमेंट की जाती है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा। ये एक स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम है जिसका एम है कि इनेबल करना यूथ को टू टेक एंड अप इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल ट्रेनिंग फॉर बेटर लाइवलीहुड एंड टू असेस एंड सर्टिफाई इंडिविजुअल विद द प्रायर लर्निंग एक्सपीरियंस और स्किल्स अंडर द रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। इसका मीन्स ये है कि अगर उन्होंने प्रायर कहीं पर लर्निंग कर रखी है तो इसके द्वारा, इस स्कीम के द्वारा उनको रिकॉग्निशन दिया जाएगा। और इसका जो एम है ट्रेन करना 40 करोड़ पीपल इन इंडिया इन डिफरेंट स्किल बाय 2022। और इसके अलावा इसका जो एम है वह वोकेशनल ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन देना ऑफ इंडियन यूथ फॉर अ बेटर लाइवलीहुड एंड रेस्पेक्ट इन द सोसाइटी। इसके अलावा हम जान लेते हैं कि जो पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप होता है उसके बारे में। इंडिया की अगर बात करें तो जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसमें से 8.6% टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन है। जो पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है ये मोर वल्नरेबल है, मतलब ट्राइबल में भी और ज़्यादा वल्नरेबल हैं ये लोग, और जो कि ट्राइबल ग्रुप्स के अंतर्गत हैं ये, जिसके कारण इनको ज़्यादा फंड की आवश्यकता होती है फॉर द डेवलपमेंट, जो कि सेंटर के द्वारा एलोकेट किया जाता है। इस जो पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप से संबंधित जो अलग कैटेगरी बनाने का जो रिकमेंडेशन आई थी वो 1973 में आई थी, जब देवर कमीशन ने क्रिएट किया था प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप को एक सेपरेट कैटेगरी के रूप में। ये वह लोग हैं जो कि ट्राइबल्स में ही लेस डेवलप्ड हैं इन अ ट्राइबल ग्रुप। 2006 में क्या किया, जो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप जो PTG बनाया था इन 1973 में, तो उसको रीनेम कर दिया गया PTG एज अ पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के रूप में। इसी कॉन्टेक्स्ट में जब 1973 में रिकमेंडेशन आई तो इस कॉन्टेक्स्ट में 1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया टू आइडेंटिफाई द मोस्ट वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप एज अ सेपरेट कैटेगरी, जिसको कहा जाने लगा पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। और सबसे पहले जो किया गया था डिक्लेयर वो 52 सच कैटेगरीज को किया गया। 1993 में इसमें 23 ग्रुप्स और जोड़ दिए गए, जिससे अब इसमें जो मेंबर हैं वो जो ट्राइबल्स ग्रुप हैं वह हैं 75 पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल्स ग्रुप शामिल हैं, जो कि पूरे अगर हम इंडिया की बात करें तो 705 शेड्यूल्ड ट्राइब्स में से। इसके अलावा अगर इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये एक होमोजीनियस ग्रुप में रहते हैं, साथ ही साथ इनकी स्मॉल पॉपुलेशन है, ये फिजिकली आइसोलेटेड रहते हैं और इनमें कोई एब्सेंस है रिटन लैंग्वेज का, रिलेटिवली सिंपल टेक्नोलॉजी एंड स्लोअर
रेट ऑफ चेंज, मतलब इनमें ये एक तरीके से आइसोलेशन का जीवन जीते हैं। कंट्री में जो डेवलपमेंट जो चल रहे हैं उससे ये अछूए रह जाते हैं। इसके अलावा जो इसमें अभी 75 जो पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उसमें से सबसे ज़्यादा किस स्टेट में हैं, तो वह हैं उड़ीसा के अंतर्गत सबसे ज़्यादा पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं। इसके अलावा अभी इसी से रिलेटेड एक और स्कीम के अंतर्गत एक यूनिट्स का इनॉग्रेशन किया है, उसके बारे में और देख लेते हैं। जो खादी एंड ब्लेज इंडस्ट्रियल कमीशन है उसने इनॉग्रेट किया है 72 यूनिट्स ऑफ अंडर द किस स्कीम के तहत, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थ्रू अ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेज इन रूरल एरिया एज वेल एज अ अर्बन एरिया, और ये लॉन्च किया गया था इन 2008 एंड 9 में बाय मर्जिंग द जो पहले योजना चल रही थी रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एंड प्रधानमंत्री रोजगार योजना को, दोनों को कंबाइन करके ये बना दिया गया प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसके बाद हम KVIC के बारे में भी जान लेते हैं कि KVIC क्या है। KVIC एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि फाउंड हुई थी 1957 में। KVIC एक्ट 1956 के अंतर्गत ये एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम इसकी बात कर लें तो ये एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के अंतर्गत। ये इसका जो काम है वह है खादी से संबंधित प्लान तैयार करना, प्रमोट करना, फैसिलिटेट करना इन द एस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ खादीज जो ब्लेज इंडस्ट्रीज हैं इनको रूरल एरियाज़ में। तो ये क्वेश्चन था हमारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इकोलॉजिकल नीके पर बेस्ड है, जिसमें आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि नीके रेफर करता है यूनिक फंक्शनल रोल एंड पोजीशन ऑफ स्पीसीज इन इट्स हैबिटेट और इकोसिस्टम। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इन नेचर मैनी स्पीसीज ऑक्यूपाई द डिफरेंट हैबिटेट बट दे परफॉर्म फॉर द सेम फंक्शंस। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो इकोलॉजिकल नीके है, मॉडलिंग है, एक प्रिडिक्टिव टूल है फॉर आइडेंटिफाइंग द न्यू पॉसिबिलिटीज़। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि नीके रेफर करता है यूनिक फंक्शनल रोल एंड पोजीशन को ऑफ अ स्पीसीज इन इट्स हैबिटेट और इकोसिस्टम, तो ये कई करेक्ट स्टेटमेंट है। जबकि अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो इन नेचर मैनी स्पीसीज़ की जो बात की गई है इसमें मैनी स्पीसीज़ नहीं जबकि सेम स्पीसीज ऑक्यूपाई द डिफरेंट हैबिटेट बट दे परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन। नेचर में सेम स्पीसीज ऑक्यूपाई कर सकती हैं डिफरेंट हैबिटेट को, बट ये परफॉर्म करती हैं डिफरेंट फंक्शंस को। तो इसका ये स्टेटमेंट ये रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। जो इकोलॉजिकल नीचे मॉडलिंग है ये एक प्रिडिक्टिव टूल होता है फॉर आइडेंटिफाइंग न्यू पॉसिबिलिटीज़ के लिए। तो इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में अदर फैक्ट्स। जो नीके है वो रेफर करता है यूनिक फंक्शनल रोल एंड पोजीशन ऑफ अ स्पीसीज इन इट्स हैबिटेट और अ इकोसिस्टम। जो फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं स्पीसीज की इन इट्स हैबिटेट, इसी को एक तरीके से नीके कहा जाता है इन अ कॉमन हैबिटेट। इन नेचर मैनी स्पीसीज जो होती हैं वो ऑक्यूपाई कर सकती हैं सेम हैबिटेट बट वे परफॉर्म करती हैं डिफरेंट फंक्शन। अगर हम बात कर लें नीके के टाइप के तो हैबिटेट नीके होता है जिसमें वे रहते हैं, फूड नीके जिसमें वे खाते हैं, डिकम्पोज करते हैं और जिसमें वे कॉम्पीट करते हैं। सेकंड होता है रिप्रोडक्टिव नीके जिसमें वे रिप्रोड्यूस करते हैं। थर्ड होता है फिजिकल एंड केमिकल नीके जिसके अंतर्गत जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे कि टेम्परेचर, लैंडस्केप, लैंड स्लोप एंड जो ह्यूमिडिटी एंड अनदर जो रिक्वायरमेंट होती हैं उसको वह रिप्रेजेंट करते हैं। नीके एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। यदि हमें स्पीसीज़ को उनके नेटिव हैबिटेट में कंजर्व करना है तो हमें ये नॉलेज होनी चाहिए
किसके बारे में, नीके के बारे में। इस डायग्राम में आप डिफरेंट टाइप ऑफ वार्बलर बर्ड्स को देख सकते हैं। इसमें जो इनके जो हर एक लेवल हैं, और ये फॉरेस्ट में जो डिफरेंट इंसेक्ट्स को ये फाइंड करते हैं अपने लिए, तो इसलिए जो इनके जो नीके होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं हर एक बर्ड के। तो इसी तरीके से इनको डिफरेंट लेवल पर ये ऑक्यूपाई करते हैं ये डिफरेंट नीके। इसके अलावा एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं डंग बीटल का। जो डंग बीटल होते हैं ये कंज्यूम करते हैं डंग को बोथ इन लार्वल फॉर्म एंड एडल्ट फॉर्म। जो डंग बीटल होते हैं स्टोर करने लगते हैं डंग बॉल्स को इन इट्स बोरो, एंड जो फीमेल उस पर अपने एग्स को ले कर देती है। फिर जब वो बीटल अपने लार्वा फॉर्म में आता है तो वह कंज्यूम कर पाता है, एक्सेस कर पाता है उस फूड को एट्स द फॉर्म ऑफ डंग। तो ये रिप्रेजेंट करता है डंग बीटल के नीके को। इसी तरीके से हम क्लाइमेट चेंज का इस पर इफेक्ट देखें तो ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज इकोलॉजिकल नीके है अल्टर्ड हो रहा है, साथ ही साथ ये इम्पैक्ट कर रहा है इन एग्रीकल्चर। इसके लिए ज़रूरी है कि इकोलॉजिकल नीके की मॉडलिंग की जाए विद द यूजिंग द बिग डेटा एंड अदर कंप्यूटेटिव टेक्नोलॉजी के द्वारा। अगर हम बात कर लें इकोलॉजिकल नीके मॉडलिंग की, तो एक प्रिडिक्टिव टूल होता है फॉर आइडेंटिफाइंग द न्यू पॉसिबिलिटीज़, और ये पॉसिबिलिटीज़ कहाँ पर, न्यू हैबिटेशन में और फॉर एन एग्जिस्टिंग हैबिटेट में, या आपकी न्यू जोग्राफिकल लोकेशंस में वेयर अ डिज़ायरेबल प्लांट में ग्रो। मॉडलिंग का अगर एग्जांपल देखें तो अभी जम्मू कश्मीर के पास 4200 स्क्वायर किलोमीटर का न्यू एरिया फॉर किसके लिए, सैफरन के कल्टीवेशन के लिए फाइंड किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है इन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ सिक्किम, इम्फाल, मणिपुर एंड उद्योग मंडल तमिलनाडु के अंतर्गत। इसके अलावा हम सैफरन प्लांट्स की बात करें तो इसको क्रोकस सटाइवस इसका वैज्ञानिक नाम है। ये प्रोपोगेट करता है थ्रू द अंडरग्राउंड स्टेम जिसको बोला जाता है कोम्स। ये जो सैफरन है नेटिव है ग्रीस का, और जो ग्रो करता है बेस्ट इन द मेडिटेरियन क्लाइमेट कंडीशन में। अगर हम आज की बात करें तो ईरान लगभग 90% वर्ल्ड सैफरन को ग्रो करता है, जबकि इंडिया की बात करें तो वह इंडिया 5% ही ग्रो करता है, जो कि जम्मू कश्मीर में है जहाँ पर करेवा सॉइल में इसकी कल्टीवेशन की जाती है। इसमें जो फ्लावर्स होते हैं प्लांट में 3 ब्राइट क्रिम्सन स्टिग्माटा के रूप में होते हैं, जिसको हैंड पिक किया जाता है और इसको फिर बाद में केयरफुली हैंड पिक करके फिर बाद में इसको सुखाया जाता है। इसके अलावा हम हैबिटाट एंड नीके में डिफरेंस देख लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जो हैबिटाट होता है स्पीसीज़ का एक तरीके से एड्रेस होता है जहाँ पर वह रहता है, जबकि जो नीके होता है वह उसकी प्रोफेशन को डिनोट करता है, जहाँ पर वह एक्टिविटी करता है, रिस्पॉन्स करता है स्पेसिफिक टू द स्पीसीज़। इसके अलावा जो कई स्पीसीज़ हैं वह शेयर कर सकते हैं हैबिटाट को, जबकि जो नीके होता है स्पीसीज़ का यूनिक होता है, ये यूनिक होता है। इसके अलावा कोई भी 2 स्पीसीज एक सिमिलर हैबिटाट में नहीं रह सकती, लेकिन उनका एक नीके सेम हो सकता है, क्योंकि अगर एक ही हैबिटाट में रहेंगी तो ड्यू टू द कंपटीशन बिटवीन द स्पीसी वह एक दूसरे को डिस्प्लेस करने की कोशिश करेंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि वह एक स्पीसीज़ को उस हैबिटाट से डिस्प्लेस कर देंगी। तो ये हमने डिफरेंस देख लिया हैबिटाट और नीके के बीच में। इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स और हैं, उनके बारे में और देख लेते हैं, जैसे कि इकोटोन। जानते हैं इकोटोन क्या होता है। इकोटोन एक ऐसा जोन होता है और जंक्शन होता है और अ ट्रांजिशन एरिया होता है बिटवीन द 2 बायोम्स। जैसे कि आपको यहाँ पे लैंड बायोम दिख रहा होगा और एक्वेटिक बायोम दिख रहा होगा, तो इनके बीच का जो एरिया है वह आपका इकोटोन कहलाता है। यहाँ पर 2 कम्युनिटीज़ मिलती हैं और इंटीग्रेट होती हैं। जैसे कि हम मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर लैंड इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम के बीच में जो एरिया होता है वहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट ग्रो होते हैं, जिसको एक इकोटोन के एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो स्पीसीज होती हैं उनको एज स्पीसीज कहा जाता है। इसके अलावा जो इकोक्लाइन जो ऐसा जोन होता है जो कि ग्रेजुअली और जो कि चेंजेस जो करता है वो कंटिन्यूस इसके अंतर्गत चेंज होता है।
इनमें कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती दो बायोम्स के बीच में, जबकि इसमें जो चेंज होता है वो ग्रेजुअली चेंज होता है। तो इस वाले जोन को कहा जाता है कि ये इकोक्लाइन जोन होता है। यहाँ पर दोनों बायोम्स की स्पीसीज़ का एक तरीके से कंपोजिशन देखने को मिल जाता है। इकोक्लाइन है वह अकर करता है अक्रॉस द एनवायरमेंटल ग्रेडियंट, जो कि ग्रेजुअल चेंजेस इन अबायोटिक फैक्टर्स के कारण, जैसे कि आल्टीट्यूड, टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड डेप्थ के कारण। ये हमने इकोक्लाइन के बारे में देखा। देख लेते हैं एड्स इफेक्ट या एड्स स्पीसीज़ के बारे में। एड्स इफेक्ट रेफर्स करता है चेंजेस इन अ पॉपुलेशन और अ कम्युनिटी स्ट्रक्चर दैट अकर्स एट द बाउंड्री ऑफ टू हैबिटेट। जो इकोटोन, जो टू बायोम्स के बीच का ट्रांजिशन जोन होता है, उसमें जो पॉपुलेशन और कम्युनिटी स्ट्रक्चर होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एड्स इफेक्ट के द्वारा। कभी कभी ये होता है कि जो स्पीसीज होती हैं, जो नंबर ऑफ स्पीसीज होती हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर बात कर लें तो जो इकोटोन वाले जोन में ज़्यादा होती हैं किसके कंपैरिजन में, आइदर कम्युनिटी इन टू डिफरेंट बायोम। तो इस तरीके का इफेक्ट क्या कहलाता है, एड्स इफेक्ट कहलाता है। जो ऑर्गेनिज्म है जो अकर करती हैं प्राइमरी और मोस्ट अबेंडेंटली इन दिस जोन, उनको कहा जाता है एड्स स्पीसीज। अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में अगर बात करें तो एड्स इफेक्ट स्पेशली किस में पाया जाता है, बर्ड के अंतर्गत। डेंसिटी ऑफ बर्ड्स ग्रेटर होती है इन द इकोटोन जोन बिटवीन द फॉरेस्ट एंड द डेजर्ट। ये हमने इकोलॉजिकल नीके के बारे में जाना, उससे रिलेटेड टर्म्स को देखा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी सोवा अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहा, ये किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है। फर्स्ट है कंप्यूटर वायरस, ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम, आ डिफेंस सिस्टम, आ सैटेलाइट। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। ये एक कंप्यूटर वायरस को रिप्रेजेंट करता है। अभी रिसेंट इसका कॉन्टेक्स्ट ये रहा, अभी जो इंडिया में जो साइबर सिक्योरिटी से संबंधित जो नोडल एजेंसी है सर्टेन, द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, उसने इशू की है एक डिटेल सेफ्टी एडवाइजरी अगेंस्ट अ न्यू मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन वायरस सोबा के बारे में, जो कि इंडिया के साइबर स्पेस में एंटर कर चुका है और जो इनक्रिप्ट कर देता है एंड्रॉयड फ़ोन को फॉर अ रैंसम। एक न्यू बैंकिंग मालवेयर है जो टारगेट करता है बैंक कस्टमर्स को यूजिंग द सोबा एंड्रॉयड ट्रोजन के तहत, जिसमें एबिलिटी है टू हार्वेस्ट द यूज़र नेम एंड पासवर्ड ऑफ द यूजर्स। और जो मालवेयर है अपने आप को हाइड करके रखता है विद इन द फेक एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंतर्गत डिस्प्ले, और उसमें जो लोगो होते हैं वो लेजिटिमेट एप्लीकेशंस हैं जैसे कि क्रोम, अमेजन, नॉन फंजिबल टोकन्स। इनके एप्लीकेशन के बीच में अपने आप को हाइड करके रखता है और इस तरीके से हाइड करके अपने आप को इंस्टॉल कर लेता है किसके अंतर्गत, एंड्रॉयड फ़ोन के अंतर्गत। और ये मालवेयर है कैप्चर कर सकता है यूज़र का जो क्रेडेंशियल्स है जब वह एक्सेस कर रहा होता है उसका बैंक अकाउंट थ्रू द नेट बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू। ये वर्जन है सोबा इस टारगेटिंग कर चुका है 200 मोबाइल एप्लीकेशन कर रहा है को टारगेट कर चुका है, और ये अटैक एक लार्ज स्केल का फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है। इसके अलावा हम सर्टेन के बारे में जान लेते हैं कि सर्टेन क्या है। यह है इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। इसे फॉर्म किया गया था 2004 में अंडर द आईटी एक्ट। आईटी एक्ट है जो हमारा 2000 का, उसके अंतर्गत ये एक नोडल एजेंसी है फॉर टू डील विद द साइबर सिक्योरिटी थ्रेट इन द कंट्री। इसके अलावा ये अदर एजेंसी जो कि आपकी जैसे कि नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, इनके साथ भी कोऑर्डिनेट करता है। और जो नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर है ये आती है NTRO, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, जो कि डायरेक्ट अंडर आती है PMO के ऑफिस प्लस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत। जो NTRO है उसके जो हेड करते हैं वह करते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो ये हमने बैंकिंग ट्रोजन वायरस सोबा के बारे में देखा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें जिब्राल्टर स्टेट के बारे में बात की गई है। इसमें आपके सामने 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। जो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन टू द मेडिटेरियन ओशन और सेपरेट करता है स्पेन टू मोरक्को।
फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो जिब्राल्टर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऑफ 2006 का, वह एक जिब्राल्टर को सेल्फ गवर्निंग है इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में अदर फैक्ट। जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है ये कनेक्ट करती है अटलांटिक ओशन को मेडिटेरियन सी से। इसके अलावा ये सेपरेट करती है यूरोप के स्पेन को अफ्रीका के मोरक्को से। इसके अलावा इसके नज़दीक के कंट्रीज़ भी आप देख सकते हैं, मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और यहाँ पर स्पेन। इसी तरीके से ये ओशन, मेडिटेरियन सी, रेड सी, ब्लैक सी, ये सारे हम प्रीवियस सेशन में कवर करा चुके हैं। आप उनको प्रेफर कर सकते हैं इन प्रीवियस लेक्चर। साथ ही ये एक आइबेरियन पेनिनसुला के अंतर्गत है जिब्राल्टर स्टेट, और लैंड बॉर्डर जो स्पेन मैरीटाइम बॉर्डर है विद मोरक्को के साथ, जो ग्रेट ब्रिटेन को परपेचुइटी दी गई थी इसके अंडर द ट्रीटी ऑफ उटरेज के अंतर्गत दी गई थी इन 1713। जो जिब्राल्टर का कॉन्स्टिट्यूशन है 2006 के अंतर्गत, जिब्राल्टर एक सेल्फ गवर्निंग है। इसका जो डिफेंस ऑफ फॉरेन रिलेशन है वह किसके पास है? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आज हम इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का जो आइडिया था फॉर्म किया गया था बाय द इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इट इज़ द ओनली मिनिस्ट्रियल लेवल ऑर्गेनाइजेशन दैट फोकस करती है प्योरली ऑन द इंडियन ओशन रीजन। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है एज्यूम पोजीशन कर रहा है चेयर, जबकि बांग्लादेश है वो वाइस चेयर कर रहा है फॉर IORA फॉर द पीरियड ऑफ 2019-21 के लिए। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट इसका करेक्ट है क्योंकि ये आइडिया को फॉर्म किया था इंडिया एंड साउथ अफ्रीका ने। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि ये ओनली मिनिस्ट्रियल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है जो फोकस करती है इंडियन ओशन रीजन पे, और जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स 2019-21 के लिए चेयर करेगा और बांग्लादेश इसको 22 चेयर करेगा। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा D 1, 2 एंड 3। इसके बारे में अदर फैक्ट्स देख लेते हैं। ये इस्टेब्लिश हुआ था इन 1997। ये एक रीजनल फोरम है जो कि कोशिश करता है बिल्ड एंड एक्सपेंड द अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल कॉपरेशन थ्रू अ कंसेंसस बेस्ड इवोल्यूशनरी एंड नॉन इंट्रूसिव अप्रोच के साथ। इसका जो सेक्रेटरीट है वह है साइबर सिटी एवेने में, जो कि मॉरिशस में स्थित है। ये मैनेज करता है, कोऑर्डिनेट करता है सर्विस एंड मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी डिसीजन, वर्क प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट एडोप्टेड बाय द, जो भी मेंबर स्टेट ने जो प्रोजेक्ट एडोप्ट किए हैं उनके बारे में। जो एसोसिएशन की इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि जो इंडियन ओशन है कैरी करता है हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स कंटेनर शिप्स, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स बल्क कार्गो ट्रैफिक एंड 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल शिपमेंट्स को। इसके अलावा ये लाइफलाइन है इंटरनेशनल ट्रेड की एंड ट्रांसपोर्ट की। एंड द इंडियन ओशन जो रीजन है वह बोवन करता है फॉर ट्रेड रूट्स एंड कमांड करता है कंट्रोल फॉर मेजर सी लेन्स के लिए। इसके अलावा इसकी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बारे में देख लेते हैं। इसके 22 मेंबर इसकी कंट्री हैं जिसमें आपका ईरान, इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, मेडागास्कर, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, तंजानिया, केन्या, ओमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, श्रीलंका, सेशेल्स एंड कोमोरोस, 22 कंट्रीज़ इसकी मेंबर हैं। तो ये जाना हमने इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बारे में। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक GS एकेडमी। थैंक यू।